बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दस्तूर, उस पर हम बात कर रहे हैं और हम बात करेंगे फ़ंडामेंटल राइट्स, जिसको हमने स्टार्ट किया था पिछले सेशन से, कि वो कौन से फ़ंडामेंटल राइट्स हैं जो हर इंडिविजुअल को हासिल हैं, और अगर किसी का वो राइट लिया जाता है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, कौन सा वो पर्सन है जिसको वो राइट हासिल नहीं है, उसका क्या कसूर है कि उसके ये जो फंडामेंटल राइट्स जो आइन प्रोवाइड करता है वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई घिनौना जुर्म उसका होना चाहिए, कोई ऐसी उसकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की इमेज को, स्टेट के इमेज को ख़राब कर रहे हों, या वो सिक्योरिटी रिस्क हो, या फिर वो मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए ख़तरा हो, या फिर इस तरह की वो एक्टिविटीज़ में हो जो कि स्टेट के लिए ख़तरा हो सकता है, या फिर फॉरेन अफेयर्स के मुतालिक कोई ऐसा इशू हो जो कि वो स्टेट की जो रिट है उसको चैलेंज कर रहा है। तो इस तरह के इंडिविजुअल जो है उनको अलग से हैंडल किया जाएगा, टैकल किया जाएगा। तो सबसे पहले जो राइट है वो है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। तो ये आर्टिकल 9 जो है ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 9 जो है वो हमें राइट देता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के, एक पर्सन की सिक्योरिटी उसको मिलनी चाहिए, उसको आज़ादी भी मिलनी चाहिए। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी कि उसको आज़ादी से महरूम नहीं कर सकते। इसके बाद आर्टिकल नंबर 10 हमें बताता है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आप किसी फ़र्द को बगैर किसी जुर्म के आप अरेस्ट नहीं कर सकते। जब अरेस्ट करेंगे उसका राइट है, उसको बताया जाए कि आपका कसूर क्या है, फिर उसको अपनी पसंद का जो कंसल्टेंट है, जो लीगल प्रैक्टिशनर है, उससे सलाह मशवरा करने का भी हक हासिल है। आर्टिकल नंबर 10 इसका सब पार्ट 1 है। नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म। उसको बताए बगैर आप नहीं कर सकते कि आपको क्या कसूर क्या है, और उसको 24 घंटों के अंदर अंदर में जो है वो कोर्ट में पेश करना होता है। हाँ, अगर सफ़र का दुश्वारी है, लंबा सफ़र है जहाँ से अरेस्ट किया गया और कोर्ट तक लेके आने का, उसकी एग्जाम्पशन है टाइम की। एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, कि उसको किस वजह से गिरफ्तार किया गया। नॉट शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। जब उसको अरेस्ट किया जाए, उसको बताया भी जाए, और उसको जो बेसिक राइट है वो अपनी पसंद का जो वकील है वो कर सकता है। सब पार्ट 2 है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो ये आपने टाइम याद रखना है कि इसके सामने 24 घंटों के अंदर उसको मजिस्ट्रेट जो उसका नियरेस्ट होगा उसके सामने पेश करने का, और उसके फिर ऑर्डर लेना ज़रूरी है जो वो अरेस्ट होती है। एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without authority of magistrate। मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के बगैर 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको डिटेन नहीं कर सकते। हाँ, मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देता है, देन यू कैन कंटिन्यू। सब पार्ट 3 है नथिंग इन क्लाजेज 1 and 2 shall apply to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention। यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है ये कि जिस पे ये फंडामेंटल राइट जो है सेफ्टी का, सेफ गार्ड का, उस पर अप्लाई नहीं होता, और जिसको आप बगैर किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर भी डिटेन कर सकते हैं, ऐसा लॉ मौजूद होना चाहिए। और ये फेडरल लेवल पे भी हो सकता है, प्रोविंशियल लेवल पे भी हो सकता है। और ये किस तरीके से ऑपरेट होगा ये हम इसमें सब पार्ट 4 में देखते हैं। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी मेड, कि कोई भी ऐसा कानून आपने पास नहीं करना। ये जो लेजिस्लेचर हैं, कानून साज इदारे हैं, उनको कहा जा रहा है जो कि किसी की आज़ादी को तल्फ करे, लेकिन कुछ शराइत हैं जिसकी वजह से आप ये कानून पास कर सकते हैं ऐसा, एक्सेप्ट टू डील विद पर्सनस एक्टिंग इन मैनर प्रिजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी, यानी कि मुल्क की इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ है, सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो दिफा है उसके लिए ख़तरा है, और एनी पार्ट देयर ऑफ और एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, या फिर वजारत खारजा के जो या जो खारजी उमूर हैं उनमें वो प्रॉब्लम हो रहा है, और पब्लिक आर्डर या फिर आवाम के अंदर वो इस तरह इंतशार फैला रहा है, और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाइज और सर्विसेज, या फिर जो सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जा रही हैं या आवाम को प्रोवाइड सर्विसेज और सप्लाइज की जा रही हैं, यानी कि जो एक तरीक़ाकार है, फंस गया कोई सर्विसेज, अब ट्रांसपोर्ट चल रही है रोड के ऊपर, वो सर्विस है, उसके लिए वो प्रॉब्लम बन रहा है। तो एंड नो सच लॉ शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months। तो इस तरह का कानून भी आपने पास
नहीं करना जो 3 महीने से ज़्यादा उसको डिटेन करने का हक देता हो। 3 महीने का अगर उसको डिटेन करने के बाद अगर रिव्यू करवाना पड़े तो उसका भी तरीक़ाकार है, कानून उसके बारे में आइन बताता है। अनलेस द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड हैज़ आफ्टर अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन पर्सन, यानी कि एक रिव्यू बोर्ड बनेगा, उसका तरीक़ाकार भी आगे चल के देखते हैं। और वो रिव्यू बोर्ड जो है उस पर्सन को इंडिविजुअली राइट देगा कि वो आगे अपनी बात कर सके और अपने आप को डिफेंड कर सके। Reviewed his case and reported before the expiration of the said period that there is in its opinion sufficient cause for such detention। ये रिव्यू बोर्ड जो है उसको आर्डर दे देता है और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की जो ओपिनियन है उसके मुताबिक वो डिसाइड करेगा। अगर मेजॉरिटी कहती है कि इसको 3 महीने से ज़्यादा रख लें तो वो रख सकते हैं। एंड इफ़ द डिटेंशन इज़ कंटिन्यूड आफ्टर द सेड पीरियड ऑफ 3 months अनलेस द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड हैज़ रिव्यूड his case and reported before the expiration of each period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention। कि ये जो रिव्यू बोर्ड है 3 महीने के लिए रखा गया, 3 महीने एक्सपायर होने से पहले रिव्यू बोर्ड बैठेगा, उसके मामले को देखेगा और अगर वो समझते हैं कि इसको डिटेन करना चाहिए तो फिर वो अपनी जो है वो ओपिनियन दे देंगे। और अगर वो ओपिनियन नहीं देते तो उसको फिर आप ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते। और अगर वो ओपिनियन दे देते हैं तो देन यू कैन कंटिन्यू और फिर अगला पीरियड ख़त्म होने से पहले ये प्रैक्टिस रिपीट की जाएगी। और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन से ये आपको मज़ीद बात समझ आ जाएगी। इन दिस आर्टिकल द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड मीन्स, इससे मुराद क्या, रिव्यू बोर्ड क्या होता है। इन द केस ऑफ पर्सन डिटेन्ड अंडर द फेडरल लॉ, अगर वफाकी लेवल पे कोई कानून है जो उसको रिटेन करने का ऑर्डर देता है तो फिर ए बोर्ड अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक बोर्ड बनाएगा, कौन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके कौन से मेंबर और चेयरमैन होने चाहिए। एंड कंसिस्टिंग ऑफ ए चेयरमैन एंड 2 अदर पर्सन, यानी कि 3, एक चेयरमैन और 2 अदर पर्सन। कौन होगा उसको चेयरमैन कौन बनेगा, ईच ऑफ होम इज़ और हैज़ बिन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और आ हाई कोर्ट। तो ये जो बेंच बनेगा या एक बोर्ड बनेगा इसमें जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। सेकंड नंबर पे, इन द केस ऑफ ए पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रोविंशियल लॉ, अगर एक पर्सन को प्रोविंशियल लॉ के मुताबिक डिटेन किया है तो फिर ए बोर्ड अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो जिस सूबे का भी मामला है वो रिव्यू बोर्ड बनाएगा, कंसर्न एंड कंसिस्टिंग ऑफ ए चेयरमैन एंड 2 अदर पर्सन ईच ऑफ होम और हैज़ बिन द जज ऑफ हाई कोर्ट। फिर उनके जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन है वो हाई कोर्ट के जज पे मुश्तमिल होगा। एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या कहती है, द ओपिनियन ऑफ रिव्यू बोर्ड शैल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द व्यूज़ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि अगर 3 हैं तो उनमें से 2 अगर कह देते हैं या 3 कह देते हैं तो उसको डिटेन करेंगे। अगर एक कहेगा डिटेन करना है तो बाकी कहते हैं कि डिटेन नहीं करना, तो फिर भी जो है वो उसको डिटेन नहीं कर सकेंगे। पहले यानी कि मेजॉरिटी की जो राइट ओपिनियन होगी उसी के मुताबिक डिसाइड किया जाएगा।